आईपीओ हो तो ऐसा कि इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह मैं हूं हर्ष शर्मा और इस बार हमारे साथ जो जुड़ने जा रही हैं वो हैं आस्था जैन मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए इस पूरे सेगमेंट में 3 आईपीओ को कवर करेंगे और जिस तरीके का क्रेज देखने को मिल रहा था एसबीआई फंड को लेकर, लेकिन उस हिसाब से वहाँ पे लिस्टिंग होती नहीं दिखी। तो सबसे पहले इसी की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे और स्क्रीन पर लेके आते हैं। यहाँ पे देखिए एसबीआई फंड मैनेजमेंट की अगर आप बात करें तो प्राइस बैंड था 574 के आसपास। लिस्टिंग जो हुई है यहाँ पर आप देखें तो 613 के भाव पर हुई है, यानी करीब करीब 7% के आसपास हुई है। और इतना ही नहीं, मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स भी देख रहा था जो इसको लेकर आ रही थी यहाँ पर। तो जैसे एमके की एक रिपोर्ट है, उन्होंने यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी और 750 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मैम आपका क्या मानना है, जिस तरह की स्थिति यहाँ पर लिस्टिंग के हिसाब से देखने को मिली है, जिन निवेशकों का यहाँ पर नंबर निकल कर आया है आईपीओ को लेकर, क्या उनको बने रहना चाहिए? साथ में मेरा सवाल यहाँ पर यह भी रहेगा कि क्या नए निवेशक यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, एसबीआई फंड्स की हम बात करें तो डेफिनेटली ये अपने आप में सबसे बड़ी एएमसी है, लार्जेस्ट एएमसी कंपनी है, क्योंकि असेट अंडर मैनेजमेंट का साइज सबसे ज्यादा बड़ा है। दूसरी तरफ देखिए तो पेरेंटेज काफी ज्यादा स्ट्रांग है जो एसबीआई का था, और तीसरी तरफ ये जो बिजनेस मॉडल होता है ये यूजुअली असेट लाइट बिजनेस मॉडल जो होते हैं। अब इस कंपनी की अगर हम लिस्टिंग देखें तो लिस्टिंग मेरे हिसाब से तो मेरे रीजनेबल पैरामीटर्स पे ही हुई है। और यहाँ पे जिनको अलॉटमेंट लगे हैं उनको क्या करना चाहिए, तो वो अपनी पोजीशन को अभी भी होल्ड करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इसमें वैल्यू है वो और हमें आगे जाते हुए देखने को मिलेगी। देखिए, थोड़ा स्लो मूवर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एसबीआई पेरेंटेज है, और जहां पे भी थोड़ा सा गवर्नमेंट रिलेटेड स्टॉक्स आते हैं वहां पे बड़े बड़े मूव्स हमें बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में देखने को नहीं मिलते। लेकिन ये ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम मुझे लगता है कि 665 जो मेरे को यहाँ पे लगता है 665 से लेके 700 तक का रेंज ऐसा है जहां तक ये जाता हुआ नजर आएगा, मे बी मीडियम टर्म में। तो यहाँ पे सलाह यही है कि जिनको भी अलॉटमेंट लगे हैं वो चाहें तो अभी अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर पैसा निकालने की जल्दी नहीं है। इसका पहला टारगेट 665, दूसरा टारगेट 700 का रखा जा सकता है, लेकिन समय देना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये बात जरूर है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें 610 से नीचे जाने की कोशिश ये काउंटर आने वाले दिनों में करता हुआ नजर आएगा। उसका भी ध्यान रखें। अगर किसी को एक स्टॉप लॉस के तौर पे ही कोई लेवल रखना है तो 610, लेकिन क्लोजिंग बेस का। इंट्राडे की मैं बात नहीं करती, हो सकता है इंट्राडे में 610 टच करके वापस से ऊपर भी आ जाए। क्लोजिंग बेस का 610 का स्टॉप लॉस लगा के अगर पैसा निकालने की जल्दी नहीं है तो अपनी पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है। पैसा निकालने की जल्दी है तो भी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ही करे। बाकी नई एंट्री के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा वेट कर ले, और नई एंट्री चाहे तो 1-2 दिन में कर सकते हैं, तब तक मार्केट थोड़ा सेटल हो जाए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैम ने यहाँ पर देखिए इस आईपीओ को लेकर अपना नजरिया रख दिया है। दूसरे आईपीओ की बात करते हैं, कैलिबर माइनिंग को लेकर। कैलिबर माइनिंग को लेकर क्योंकि देखिए आज है इसका आखिरी दिन और ज़बरदस्त रिस्पांस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस रिस्पांस को अगर आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन के लेवल के आधार पे तो देखिए ज़बरदस्त क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के नंबर देखें तो 248 के आसपास आ जाते हैं। यहाँ पर जो गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, एनआई का आंकड़े देखें तो 280 गुना सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ही शानदार रहा, 41 गुना तक ये देखिए पार्टिसिपेशन का नंबर आपको देखने को मिलेगा। और टोटल ओवरऑल देखें तो 150 गुना तक सब्सक्राइब हो गया है। अब ऐसे में ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है वो भी सामने रख देते हैं यहाँ पर। और ग्रे मार्केट प्रीमियम में आप देखें तो करीब 94 रुपीज़ का प्रति शेयर के हिसाब से देखें तो 22% के आसपास की लिस्टिंग की संभावना 518 के भाव पर देखने को मिल रही है। अब ऐसे में आस्था मैम आपसे सवाल है यहाँ पर कि क्या आपको लग रहा है जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन नंबर यहाँ पर दिख रहा है, इस आईपीओ में सही मायनों में निवेश किया जा सकता है और क्या ये एक अपसाइड की संभावना यहाँ पर देखने को मिल सकती है? देखिए, पहले भी चर्चा मेरी इस आईपीओ के लिए हो चुकी है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार ही हो रही है, तो बिल्कुल हमने सब्सक्राइब की रेटिंग दी हुई है। और ये एक माइनिंग ऑपरेटर है, इनकी खुद की माइन नहीं है, इसका जरूर ध्यान रखें। लेकिन जिस तरह की ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास है, बेहद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, जो कि लगभग 4 to 5x ऑफ FY26 रेवेन्यू होती है। तो मुझे ऐसा लगता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक जो ये कंपनी की है, और ठीक ठाक वैल्यूएशन भी यहाँ पे आईपीओ प्राइस पे किए गए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे सब्सक्राइब करें, लिस्टिंग गेन के लिए भी और लंबी अवधि के लिए भी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 आईपीओ हम लोगों ने कवर कर लिए बेसिकली, एक की लिस्टिंग हो गई और एक का लास्ट डे था। अब एक ऐसे आईपीओ की बात करते हैं जिसको लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। और इस आईपीओ को अगर हम लोग बात करें तो इंडो MIM इस आईपीओ का नाम है और जबरदस्त रिस्पांस इस आईपीओ को अभी से ही देखने को मिल रहा है। देखिए तारीख 23 जुलाई को खुलता हुआ दिखेगा, जुलाई 27 को ये बंद होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें तो 28 जुलाई को इसका अलॉटमेंट होगा।
लिस्टिंग डेट की बात करें तो 30 जुलाई के आसपास आएगा। अपने दर्शकों को इसके बिजनेस मॉडल को समझा दें। 1996 में कंपनी स्टैब्लिश हुई थी और ये हाई प्रिसिशन इंजीनियरिंग पार्ट्स बनाती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसे बिजनेस में कि अच्छे जो है इसमें, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो पियर्स कंपनी का जो है यहाँ पर इसमें कोई स्कोप है नहीं फिलहाल के हिसाब से। अगर देखा जाए भारत के अंदर मोल्ड डिज़ाइन, टूलिंग, फिनिशिंग, असेंबली, तमाम एंड टू एंड जो है कंपनी जो है जो सोल्यूशंस होती है वो प्रोवाइड करती है। FY25 के हिसाब से देखें तो 6400 से ज़्यादा के प्रोडक्ट्स का निर्माण कंपनी कर चुकी है। और इनके जो पार्ट्स हैं अगर आप देखें बहुत सारे सेक्टर्स में इस्तेमाल होता है। ऑटोमोबाइल की बात करें वहाँ पर सेफ्टी सिस्टम से लेके फ्यूल सिस्टम तक होता है। अगर आप डिफेंस की बात करें तो ट्रिगर, हैमर, इसके अलावा फायर जो आर्म्स होती है वहाँ पर इस्तेमाल होता है। मेडिकल में सर्जिकल डिवाइस से लेकर यहाँ पे डेंटल रोबोटिक्स से लेकर ऑर्थोडाइटिक्स तक जो है तमाम नाम निकल कर आते हैं। कंज्यूमर की बात करें सेक्टर्स में तो मोबाइल पार्ट्स से लेकर टूल्स, हार्डवेयर तक होता है। और एरोस्पेस खास तौर पे जो नोजल हो गए, लॉकिंग रिंग हो गए और हाई प्रिसिशन हो गए वहाँ पर इस्तेमाल होता है। इशू प्राइस बैंड की बात करें 461 से लेकर 485 के आसपास है। एक लॉट में 60 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज देखें तो 3811 करोड़ के आसपास का है। फ्रेश इशू की संख्या जो है वो 4099 है, यानी करीब 500 करोड़ के आसपास है। लेकिन ऑफर फॉर सेल का नंबर जो है काफ़ी बड़ा दिखता है, 3311 करोड़ के आसपास का। अगर हम लोग आगे बढ़ें, फाइनेंशियल्स को टटोलें यहाँ पर कि फाइनेंशियल्स क्या देखने को मिल रहे हैं, एक बार वो भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं फाइनेंशियल्स को। और उसकी लिस्ट को अगर आप यहाँ पर देखेंगे 2024, 25, 26 तो साल दर साल के हिसाब से आप देखिए 2900 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने कमाई 2024 में रही। उसके बाद 3500 करोड़ के आसपास, फिर 4300 करोड़ के आसपास 2026 में आई। और यही अगर आप देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। साल दर साल के हिसाब से मुनाफा बढ़ता हुआ दिख रहा है। एबिटा को देखें तो भी 24, 25, 26 में हर साल यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग जो है वो घटती हुई दिख रही है अगर 2025 से 26 में कंपेयर करें। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है वो आपके सामने रख देते हैं। करीब 202 रुपये प्रति शेयर के भाव का और 41% लिस्टिंग की संभावना यहाँ पर 687 के भाव पर यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई दिख रही है। अब ऐसे में आस्था मैम, क्योंकि अभी तो IPO आया नहीं और इस तरीके का रिस्पांस देखने को मिल रहा है, क्या सही मायनों में ये कंपनी जो है फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसके पीयर्स है नहीं है यहाँ पर, आप कैसे देख रहे हैं और निवेशकों के लिए क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? ये कंपनी की बात करें तो इसका बिजनेस मॉडल समझना बहुत जरूरी है। ये क्या करते हैं, ये प्रिसिशन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स बनाते हैं और वो यूज करते हैं मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाते हैं। प्रिसिशन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये बहुत ही छोटे और एकदम एक्यूरेट जिसे हम बोलते हैं वो एक्यूरेट पार्ट्स जिसे हम बोलते हैं वो माने जाते हैं। जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं वो होते हैं और ये इतने छोटे होते हैं। तो ये कहाँ यूज आते हैं, जहाँ पे कि एकदम साइज बहुत छोटी है या शेप्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, यहाँ जहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, ये मैकेनिकल जो कंपोनेंट्स है ये वहां काम में आते हैं। अगर मोटा मोटी समझे तो ऐसी इंडस्ट्रीज में काम में आते हैं जिसमें कि आप मेडिकल डिवाइसेस मान लीजिए, एरोस्पेस मान लीजिए, फिर हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स मान लीजिए, ऑटोमोटिव सेंसर्स। तो बहुत ही टेक्निकल ये एक तरह से पार्ट्स होते हैं। और दूसरी तरफ ये जो मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी है, इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी है। जिस तरह से कोई प्लास्टिक मोल्डिंग हम बनाते हैं तो प्लास्टिक को गला के मोल्ड के अंदर डालते हैं, लेकिन ये पूरा मेटलर्जी पाउडर के साथ यूज होता है। तो ये एकदम अलग तरह की टेक्नोलॉजी और बहुत हाई लेवल एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी हर कोई कंपनी यूज नहीं कर सकती क्योंकि बहुत हाई इन्वेस्टमेंट लगता है इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। और वर्ल्ड में भी इनका काफी अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट शेयर है। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग लगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यहाँ पे डिसेंट लगी। तो जियांग करके जो कंपनी है वो ये काम करती है। तो चाइनीज कंपनी की जब आप वहां पे वैल्यूएशन देखेंगे तो उसके सामने इसका वैल्यूएशन आपको इतना हाई नहीं लगेगा। मैंने ये बिजनेस मॉडल पे इसलिए एम्फोसाइज दिया क्योंकि इसका पूरा निश, इसका जो बिजनेस मॉडल है जो ये काम करते हैं वहां पे लाया करता है। और इसीलिए हम यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए आप इस IPO को। लिस्टिंग गेन के लिए भी करिए, लंबी अवधि के लिए भी करिए। और मेरे हिसाब से तो एक पोर्टफोलियो के स्टॉक पे के तौर पे इसे रखेंगे तो और भी बहुत अच्छे रिटर्न्स हमें गोइंग फॉरवर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलेंगे क्योंकि बिजनेस मॉडल एक्सेलेंट है, ग्लोबल लेवल की कंपनी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक्सेलेंट है, इंडिया में इनका कोई फियर नहीं। जी आस्था मैम, तो थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी महत्वपूर्ण जानकारी से हमारे दर्शकों को लाभान्वित किया। आगे भी उम्मीद करेंगे आप हमारे साथ इसी तरह जुड़ती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।